हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सेलेक्ट एकेडमी के जेपीएससी 11th सीरीज़ के सिलेबस डिस्कशन में। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया है इस चैनल पर, जिसमें हमने प्रीवियस जीएस सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री वाले सेक्शन को डिस्कशन किया है। रिमेनिंग इस पार्ट में हम ज्योग्राफी और पॉलिटी, है ना, ये देखिए पेपर 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये सेक्शन को डिस्कस करेंगे। और एक पेपर 5 है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसके साथ लास्ट पेपर 6 जो हमारा है साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट भी इसी में इंक्लूडेड है, एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बेसिकली टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में क्या चेंजेस आए हैं, है ना, टाइम के साथ, जैसे 5G है ना, बिग डाटा, इन चीज़ों से रिलेटेड देखेंगे हम डिटेल क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी से। बाकी सेक्शंस यानी अप टू हिस्ट्री और इसी के यानी कि पेपर जो आपका जीएस का पेपर 3 है, इसी के सेक्शन ए में हिस्ट्री है, जो कि हमने एंशिएंट से मॉडर्न तक कवर किया था। नेक्स्ट अभी सेक्शन बी से हमारा रिमेनिंग देखना बाकी है, तो आइए देखते हैं इसके सेक्शंस में क्या है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी सेक्शन ए में पहला पार्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी में जनरली जो चीज़ें ज्योग्राफी में आती हैं वो सारा यहाँ पर 10th डिविजन्स में दिया गया है। तो सबसे पहले पार्ट में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना, इसका डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। जैसे ओरिजिन कैसे है, इसमें मेजर एक सबसे आप बड़ा पाएंगे बिग बैंग थ्योरी, देखेंगे हम ये सब आगे वाली वीडियोस में। तो इन चीज़ों का डिटेल है। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, है ना, क्रस्ट, कोर, ये चीज़ें क्या है, अच्छा उसमें डिवीज़न कैसा है, डिसकंटिन्यूटीज़ क्या हैं, ये सारा हमें इस पार्ट में पढ़ना है। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ है, उसमें फिर अर्थ के लेयर में चेंजेस, उसमें डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। जैसे वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैगनर का प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनोस, अर्थक्वेक्स और सुनामीज़, है ना, इसमें क्या कोरिलेशन है। क्वेश्चंस एक्चुअली 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, 3-4, उसमें आपको 2 लिखने होते हैं। तो आपको ऑप्शन काफ़ी डिटेल्ड रहेगा, लेकिन उसमें से सेलेक्ट करना आप तभी लिख पाएंगे आंसर्स को जब आपकी बाकी चीज़ें भी कंप्लीट उसमें रेडी हो। तो इसके लिए आपको जितनी भी चीज़ें सिलेबस में डिटेल्ड हैं, आपको उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स भी रेडी करके रखना होगा। जब तक आपके टिप्स पे है ना चीज़ें नहीं होंगी, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल इन रियल टाइम, और आपको मुश्किल आएंगी। तो धीरे धीरे हम देखेंगे इनको करना कैसे है। पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा, इन चीज़ों को यूज़ टू करते हैं डिटेल। जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे, पहला है ना सिलेबस, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, है ना, इंटरव्यू का तो लॉजिक कुछ बचता नहीं है इस चीज़ में। तो प्री और मेंस में जब तक आपको बिल्कुल चीज़ें फिंगर टिप्स पे नहीं होंगी, मुश्किल होगा, आपका डायरेक्शन सही लाइन पे हो नहीं सकता प्रिपरेशन का। तो उसी सीरीज़ में हम देख रहे हैं ये। उसके बाद ये सेक्शन है ना, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन, वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स एटसेट्रा। अच्छा, उसके बाद रॉक स्ट्रक्चर, अर्थ ओरिजिन हो गया। अब अर्थ के कंपोजिशन में है नेक्स्ट सेक्शन कि मेजर टाइप ऑफ रॉक्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कैसे इवॉल्व की हैं, उनके देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, लैंडफॉर्म, फ्लूवियल लैंडफॉर्म, ग्लेशियल, एरिड एंड कास्ट रीजन, कास्ट टोपोग्राफी भी जिसको कहते हैं। बेसिकली कास्ट क्या होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है ना। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसमें जियोमॉर्फिक यानी लैंड के, है ना, लैंड मास के लेयर में चेंजेस जिन रीजन से होती हैं
वो सारे प्रोसेस जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। तो ये आप में इसमें वेदरिंग है ना, वेदरिंग कुंभलाना जिसको कहते हैं हिंदी में, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। काफ़ी डिटेल्ड आपको एक एक कीवर्ड्स ये सारे दे दिए गए हैं कि आपको एक्जैक्टली पढ़ना क्या है। एनसीईआरटी इसके लिए सफिशिएंट है। बाकी जीसी लियोंग भी पढ़ते हैं लोग, मैंने नहीं पढ़ा आज तक, मेंस लिखने के दौरान भी मैंने नहीं पढ़ा और सफिशिएंट था मेरे लिए एनसीईआरटी। फिर भी हम बुकलेट जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं रिसोर्सेज को। अच्छा, उसके बाद फिर ये सॉइल फॉर्मेशन, लैंडस्केप साइकिल्स क्या हैं, आइडिया ऑफ डेविस एंड पेग, है ना। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है तीसरे वाले सेक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद आइए कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अलग अलग जो लेयर हैं आपका, है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। होप आपको पता होगी, नहीं भी है तो डोंट वरी, अगर आप फ्रेशर भी हैं तो नो नीड टू वरी, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन क्वाइट डिटेल कि आप इजीली इन चीज़ों को कमांड कर पाएँ। नेक्स्ट है इंसोलेशन एंड हीट बजट ऑफ द अर्थ। इंसोलेशन है ना, ये सन है, ये अर्थ है। तो इंसोलेशन एक फिक्स टेम्परेचर, अगर एक लिमिटेड टेम्परेचर का इंसोलेशन और हीट बजट मेंटेन ना हो तो टू मच अर्थ क्या हो सकता है, हीट हो सकता है, या हीट डेफिसिट हो तो क्या हो जाएगा, कूलिंग। तो दोनों केसेस में सर्वाइवल क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। एक मिनट इसको एक बार हम ना क्लियर कर लेते हैं, ये काफ़ी मेसी सा हो गया है। एक मिनट ज़रा सा, ये हम थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, तो उसके बाद ये सेक्शन देख लिया हमने। फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, है ना, एडवेक्शन, कन्वेक्शन, कैसे टेम्परेचर और डिस्ट्रीब्यूशन होता है अर्थ में। उसी तरह इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है। नेक्स्ट आपका एयर मासेस एंड फ्रंट्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। ये साइक्लोन सिविल सर्विसेज में काफ़ी हॉट टॉपिक है और मोर और लेस हर एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हमें एयर मासेस, फ्रंट्स और साइक्लोन्स के बारे में भी पढ़ना है। साइक्लोन्स में ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों साइक्लोन्स मेजर जो साइक्लोन फॉर्मेशन है वो कैसे प्रोसीड करते हैं, लैंड्स में उनका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या कॉजेज़ हैं उनके फॉर्मेशन के। आजकल रिवर्स ट्रेंड भी कुछ देखा जाता है, जो एक्सेप्शन है ना, वैसे चीज़ें जो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होने के बावजूद भी क्यों फॉर्म करती हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये वाला पार्ट है। इसमें अलग अलग है, ड्यू है, फ्रॉस्ट है, फॉग है, मिस्ट एंड क्लाउड्स, है ना, और रेनफॉल टाइप्स क्या हैं। वैसे आपको प्राइम फेस सुनने में ये एक जैसा लगेगा, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंसेस है, तो वो चीज़ें भी हमें डिटेल में पढ़नी है। अच्छा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट है, तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे है। तो यहाँ पे हमें दो, एक कॉपेन का और दूसरा, है ना, कॉपेन के साथ साथ थ्रॉन वेट, इनका पढ़ना है क्लासिफिकेशन। कॉपेन और थ्रॉन वेट का हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है। जो डेली यूजेस में हम इन वर्ड्स को सुनते रहते हैं, उसी के बारे में हमें डिटेल्ड एनालिसिस या रीज़न उनका लिखना है कि वाई, हाउ दे फॉर्म और उनका इम्पैक्ट मेजरली क्या होता है। ठीक है, उसी तरह आपको फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना, प्रेसिपिटेशन क्या है, कैसे अर्थ में वाटर का होना, फिर इवेपोरेशन और फिर प्रेसिपिटेशन, तो ये हमें चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सॉलिसिड्स इन द ओशन एंड सीज, वेव्स, टाइड्स एंड करंट, ओशन फ्लोर एंड रिलीफ फीचर्स, ये हमें हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट में पढ़ना है। ये जनरल है ना। जनरल से मीनिंग ये है
कि अर्थ के सभी पार्ट में जो जनरल फेनोमेना है ये चीज़ें कवर करती हैं कि हाउ दिस थिंग्स हैपन। अच्छा, फिर उसमें फिजिकल ज्योग्राफी में हमें इंडिया स्पेसिफिक, देखिए सेम फिजिकल ज्योग्राफी लेकिन इंडियन रीजन में हमें किस तरह का देखने को मिलता है फिजिकल प्रोसेसेस। उसमें फिजिकल प्रोसेस के साथ जैसे जैसे फिजिकल प्रोसेस चेंज होगा ह्यूमन ज्योग्राफी ऑब्वियसली चेंज होंगी, क्योंकि ह्यूमन क्या है, डिपेंडेंट है नेचर पे। तो जैसे जैसे इस चीज़ में नेचर में चेंज होगा, है ना, तो नेचर के हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी भी चेंज होगी, तो हमें उससे रिलेटेड पढ़ना। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर, रिलीफ, फिजियोग्राफिक डिवीज़न, ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन एंड पेनिनसुलर, यानी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली रिवर्स, है ना, हिमालयन रिवर्स में हो गया आपके मेजरली हमारी पायस, गंगा, है ना, ये सब है, इंडस भी है, हिमालयन रिवर जो भी है रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम उससे रिलेटेड, और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स या ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट सेक्शन में इंडियन मानसून, है ना, अभी जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो मानसून का ही सीज़न है, तो ये मानसून का एडवेंट कैसे है ना, साउथ वेस्ट मानसून का, उनका रिवर्सल कैसे है, ये चीज़ें हमें पढ़नी हैं। उसके बाद मैकेनिज़्म, है ना, ये मानसून से है रिलेटेड, उसका मैकेनिज़्म क्या है, ऑनसेट क्या है, रिट्रीट हाउ, लौटती कैसे हैं। अक्टूबर है ना, जब अक्टूबर आता है या बिगनिंग ऑफ विंटर सीज़न होता है तो मानसून क्या होता है, बारिश बंद हो जाती है, तो उसका प्रोसेस क्या है, क्लाइमेट टाइप्स क्या हैं। फिर यहाँ पे दो है ना आपका कोपेन और ट्रेवार्थ, दो आपको क्लाइमेटिक टाइप्स के बारे में पढ़नी है। फिर इसी में देखिए ये एक, हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे लिख दिया है, इसको इकोनॉमी का पार्ट भी आप मान सकते हैं। एनीवे यहाँ चूँकि क्लासिफाइड है तो हमें ये भी देखना है, यहाँ पे ही पढ़ लेंगे हम। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसका इम्पैक्ट कब हुआ, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया क्या हैं, और फूड स्कैरसिटी क्या है, कमी फूड के जो हमें फूड स्टफ्स में हो रही हैं तो उनके रीज़न क्या हैं। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल वेजिटेशन, है ना, हमें किस तरह के फॉरेस्ट टाइप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है, कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व। बेसिकली आप देखिएगा ना, एक मिनट ज़रा से इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली आपका इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाता है ना, बट एनीवे ज्योग्राफी में दिया है तो डिस्कस कर लेते हैं हम, कहीं भी हो क्लासिफिकेशन, चीज़ें तो हमें एक ही पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स, ICAR का क्लासिफिकेशन, ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके बेसिस पे सॉइल के क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, है ना, ब्लैक सॉइल क्या है, एल्यूवियल सॉइल्स क्या होते हैं, किधर पाए जाते हैं, उनमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी या ज़्यादा मतलब मात्रा होती है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। फिर नेचुरल हजार्ड्स, ऑब्वियसली नेचुरल हजार्ड्स में फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, साइक्लोन्स हैं और लैंडस्लाइड्स हैं। इधर भी देखिए साइक्लोन हमने पढ़ा है ना, ये देखिए साइक्लोन्स, ये है उनका ओरिजिन का यहाँ पे हाउ बताएंगे, है ना, कि हाउ दे ओरिजिन एंड हाउ दे मूव फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ पे जो हमें नेचुरल हजार्ड्स वाले में पढ़ना है, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स और ड्रॉट्स, तो इसमें बेसिकली हमें इम्पैक्ट पढ़ना है इसका, है ना, और इसमें पढ़ना है कि हाउ टू अवॉइड देम, या तीसरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कि ये चीज़ों से क्या वे फॉरवर्ड है निपटने का। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है, डिस्ट्रीब्यूशन है और डेंसिटी है। फिर हमारा देखिए काफ़ी डिटेल्ड है ये, फिर एज, सेक्स रेशियो क्या है, रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या है ना, रूरल में मोर्टेलिटी क्या है, सब इसमें भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। वीमेन का क्या है, मेन का क्या है, क्यों वीमेन का मोर्टेलिटी कम है मेन के कंपैरिजन में रूरल एरियाज़ में, ये सब एक डिटेल हमें स्टडी करनी है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। फिर हमें टाइप ऑफ सेटलमेंट्स है,
फिर देखिए जैसे हमने रूरल अर्बन डिवाइड ये सब चीज़ें देखें ना, सेम है मैं रूरल एंड अर्बन, अर्बन मॉर्फोलॉजी है ना, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया, यानी कि घेटोज, स्लम्स है ना, उनका लाइफ क्या है, क्या इश्यूज़ वो फेस करते हैं, रिहैबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स चलाती हैं, ये सारी चीज़ों का डिटेल्ड स्टडी हमें करना है। अब सेक्शन सी में आइए, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। काफ़ी बड़ा हमारा एरिया है, कवर करता है जो हमारा नेशन, तो ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक एरियाज़ भी होंगे और उसमें अलग अलग आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी होंगे जो कि डेवलपमेंट में या कंट्री के प्रोग्रेस में काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उसमें हमें लैंड रिसोर्सेज सबसे पहले है ना, लैंड आज के टाइम बहुत बड़ा और इवन सबसे बड़ा कह सकते हैं रिसोर्स है। तो लैंड पे ही सारी चीज़ें ग्रो भी करती हैं, बी इट वेजिटेशन, माइंस है ना, जो भी चीज़ें हो सारा लैंड पे ही डिपेंड करता है। तो बेसिकली इसलिए ये लैंड रिसोर्स को पहले क्लासिफिकेशन में रखा गया है। उसमें जनरल लैंड यूज़ क्या है, एग्रीकल्चर लैंड यूज़ कैसे होता है, जियोग्राफिकल कंडीशन कहाँ पे क्या है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स जैसे राइस कौन से एरिया में, बताइए कमेंट सेक्शन में। राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट सबसे बिगेस्ट कौन सा है। उसके बाद वीट, कॉटन, जूट, शुगर केन, रबर, टी एंड कॉफ़ी। यहाँ पे ETC मेंशन नहीं है, यानी कि आपको इन्हीं प्लांट्स के बारे में डिटेल पढ़ना है। अगर ETC लिख देता है तो फिर ये ना काफ़ी वेग हो जाता है और चीज़ों को ऐड कर लेगा, कभी ग्राम से रिलेटेड कुछ पूछ दिया, कभी कुछ और। तो ये आपको लिमिटेड किया है, यानी कि ये है ना राइस, वीट, कॉटन, जूट, शुगर केन, रबर, टी एंड कॉफ़ी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टी प्लांट्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स रेडी कर लेना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे अगर तो आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट वाटर रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन क्या है, अदर पर्पस किसके लिए वाटर यूज़ करते हैं, इरिगेशन, स्कैरसिटी कमी, वाटर ऑब्वियसली देख रहे होंगे है ना, प्रोजेक्शन है कि बाय 2050 cities like Bangalore और मेट्रोज़ लाइक हैदराबाद विल बी कम्प्लीटली आउट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो स्कैरसिटी तो खैर एक बड़ा इशू है, अगर आप कहीं भी बाहर रह रहे होंगे तो डेफिनेटली आप देखते होंगे कि वाटर स्कैरसिटी काफ़ी मेजर इशू होता जा रहा है। ठीक है, फिर मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, जो पानी होता है उसको रिज़र्व कैसे करें, उसको कैसे फ्यूचर यानी कि आगे जब मानसून नहीं होता है या जब ड्रॉट वाली कंडीशन में है तो ग्राउंड वाटर को या वाटर हार्वेस्टिंग करके उसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस डिफरेंट तरीके से हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं। फिर वाटरशेड मैनेजमेंट है ना, वाटर कंजर्वेशन के लिए ही। फिर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ये चीज़ें हमें पढ़नी है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। फिर उसी तरह से मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलिटी है। मेटालिक मिनरल्स है ना, मेटालिक मिनरल्स में आयरन ओर है, कॉपर है, बॉक्साइट और मैग्नीज। देखिए बॉक्साइट है ना झारखंड का अपना फेवरेट मिनरल, तो ये तो है ही, ऑब्वियसली क्वेश्चंस का इंक्लिनेशन भी हो सकता है बॉक्साइट की तरफ। फिर मेटालिक के बाद नॉन मेटालिक है ना, नॉन मेटालिक में कन्वेंशनल मिनरल्स कौन कौन से हैं, कन्वेंशनल जो कि पहले से यूज़ होते आए हैं टाइम इमॉर्टल से, जैसे कोल, पेट्रोलियम है ना, नेचुरल गैस। उसके बाद फिर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। सो नॉन कन्वेंशनल में जान रहे हैं जो डेवलप यानी कि मॉडर्न एजेस में जिन चीज़ों का यूज़ हो रहा है या जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये कौन सी हैं, सोलर है ना, विंड है, बायोगैस है। हालांकि मेंशन नहीं है पर न्यूक्लियर जैसे कह सकते हैं, काफ़ी गवर्नमेंट का भी जोर है और हर दिन R&D में काफ़ी ये हो रहा है रिसर्च कि कैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई कर सकें, क्योंकि ये ग्रीनर भी हैं, चीपर भी हैं और इनफाइनाइट भी हो सकती हैं अगर सही से टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाए तो। नॉनदलेस देखते हैं फिर एनर्जी रिसोर्सेज, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन, तो ये सारा पार्ट है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है ना, हर इंडस्ट्री हर जगह तो होती नहीं है,
आप अगर देखेंगे कानपुर तो वहाँ टैनरीज काफ़ी फेमस हैं। इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा। आप देखेंगे हैदराबाद है ना, तो यहाँ पे पर्ल से रिलेटेड है ना, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है। तो क्यों है? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री के हर ज्योग्राफिकल एरियाज़ के कुछ स्पेशलिटीज़ होते हैं, स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप करती है। अब जैसे है ना शुगर इंडस्ट्री, ऐसा तो है नहीं, झारखंड तो मेजरली तो है नहीं शुगर के लिए। कौन सा स्टेट है? तो हमें यूपी मिलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें देख लेते हैं इसके सब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ना। तो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, जैसे हमने बात किया कि शुगर क्यों है उत्तर प्रदेश में ना कि झारखंड में, उसी तरह झारखंड में माइंस हैं, इसकी वजह से अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ होंगे है ना, माइनिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, कोल है ना। तो क्यों वाले पार्ट पे यहाँ ये दिया गया है। फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील पहले कहाँ थी, शिफ्ट कहाँ हो रही हैं। कॉटन टेक्सटाइल पहले कन्फाइंड थी किधर, ब्रिटिश एडवेंट के टाइम से या डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल के टाइम से लेकर अभी ये किस तरफ शिफ्ट हुई हैं। मेजरली अब भी वैसी वेस्ट में है, लेकिन फिर भी चेंजेस अगर होती हैं इंडस्ट्री में, पैटर्न चेंज होता है तो क्यों होता है ये पढ़ना है। शुगर एंड पेट्रोकेमिकल्स है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी में एक और देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ही वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, वेबर है ना, मैक्स वेबर, सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो इनकी थ्योरी है कि वाई एंड हाउ इंडस्ट्रियल लोकेशन चेंज इट्स रेलिवेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि चेंज क्यों ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, या क्या फैक्टर्स होते हैं कि इंडस्ट्री और इसका लोकेशन चेंज होते रहता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट मेजर पार्ट है हर पर्सपेक्टिव से, पॉल्यूशन से, जीडीपी से ऑलमोस्ट, हालांकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह काफ़ी हाई है, फिर भी जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा ऑलमोस्ट 3% के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का कंट्रीब्यूशन है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें भी देखिए डिफाइन किया गया है क्या है, तो रोड्स, रेलवेज़ एंड वाटरवेज, इन 3 चीज़ों को स्पेशली हमें पढ़ना है। फिर उसी तरह बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, किस बेसिस पे ट्रेड होता है या उनके चेंजिंग ट्रेड्स कौन से हैं। चेंजिंग देखिए है ना, चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, पहले किससे ट्रेड डेफिसिट था है ना, किससे सरप्लस था, और अभी क्या इमर्जिंग पैटर्न है या कौन सा चेंजिंग पैटर्न हमारे पास एग्जिस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस सेक्शन में पढ़नी है। फिर स्पेसिफिकली देखिए, चूँकि झारखंड का एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली झारखंड का आपको इनसाइड आउट सारे डिटेल्स पते होने चाहिए। तो ये ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब ऐसा तो लिख नहीं सकते हम कि भाई करप्शन हो जाता है ना, पर कैपिटा जीडीपी काफ़ी लो है तो बहुत मिनिमल यूज़ है। सही है नहीं है, आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, आपको स्ट्रिक्ट करना है सिलेबस में और उसके बेसिस पे आंसर्स लिखने हैं। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ना, लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, ये सारी डिटेल हमें झारखंड स्पेसिफिक पढ़नी है। देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में पॉपुलेशन है ना, ये सब झारखंड स्पेसिफिक है। कितना पॉपुलेशन है, कौन से वर्क में ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, एग्री में है तो इनका कितना सेक्स वाइज कितना कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारे डिटेल हमें इसमें पढ़नी। ये देखिए ना, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ट्राइबल पॉपुलेशन है ना। झारखंड का आपका एग्जिस्टेंस इटसेल्फ का बेसिस है ट्राइबल पॉपुलेशन, तो ऑब्वियसली ये तो होना ही है। उसके बाद देयर डिस्ट्रीब्यूशंस, कहाँ पे कौन से ट्राइबल्स हैं, उनके लाइवलीहुड क्या है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है ट्राइब्स के, ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान्स कौन से एग्जीक्यूट है, अपकमिंग है, कितना इम्प्लीमेंट है, ये चीज़ें हमें पढ़नी। उनके कस्टम्स, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स etc। ठीक है। उसी तरह इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट, मेजर इंडस्ट्री
कौन से मेजर इंडस्ट्रीज हैं झारखंड में? आयरन ऑब्वियसली, है ना, स्टील सिटी है हमारे पास, तो स्टील एक मेजर इंडस्ट्री है। फिर सीमेंट है ना, ACC सीमेंट, समझ रहे हैं ना, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सा है झारखंड में, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये सारे हमें इंडस्ट्रियल और अर्बन डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट अगर आगे हम आते हैं, इसको ज़रा सा जूम कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर आते हैं हम, तो पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो जैसा हमने पहले देखा जनरल ज्योग्राफी में या इंडिया के ज्योग्राफी में, उसी तरह हमें स्पेसिफिकली झारखंड में सेटलमेंट देखने हैं और पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स की सेटल होती हैं पॉपुलेशन, तो कहाँ पर क्या इश्यू आती हैं उनको, है ना। ऐसे ट्राइबल्स एरियाज़ में सेटलमेंट में सबसे ज़्यादा रिहेबिलेशन का प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से उनको किस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। सेटलमेंट पेपर्स में तो हो जाते हैं, है ना, लेकिन रियल लाइफ में उनका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। तो ये सारा पार्ट आपका ज्योग्राफी का है। तो ऑलमोस्ट अगर आप डिटेल देखें तो सब कुछ, एवरी पैरामीटर, है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट, एवरीथिंग समझ लीजिए कि आपका कवर है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो ये काफ़ी मतलब टाइप से आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव सिलेबस इसमें होता है, वेगनेस की काफ़ी लो स्कोप या प्रोबेबिलिटी होती है। फिर ये हम देखते हैं, इसके लिए यही सबसे पहले एक चीज़ है कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एम लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी की बुक, मोर देन सफिशिएंट है आपके हर स्टेज के लिए, है ना, हर स्टेज के लिए ये बुक सफाइस कर जाएगी। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, संविधान भी है और पॉलिटी भी है ना। तो इसमें सबसे पहले प्रियम्बल से शुरू होगा, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल में भी देखिए 3-4 चीज़ें स्पेसिफिकली प्रियम्बल में है, जैसे पढ़ते होंगे सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक वगैरह, है ना। तो ये सब देखिए, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, इन फिलॉसफी में क्या है और इनके बिहाइंड लॉजिक क्या है। तो ये है पहला पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जैसे कि सैलिएंट फीचर्स में बात करें तो फेडरल है ना, सेपरेशन ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर है ना, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद जुडिशरी है हमारा, क्या है, गाइडेंस या गाइड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये सब जो भी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स, तो ये सब हमें पढ़ने हैं। उसमें कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, एवरी नाउ एंड देन PIL इज़ बीइंग यूज्ड एंड इवन मिसयूज्ड, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये काफ़ी विवादों में भी होता है। तो हमें ये पढ़ना है। बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है तो केशव नंदा भारती जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली अच्छे से पता होगा, और फ्रेशर हैं तो भी आपने ज़रूर ये हिस्टोरिकल जजमेंट के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना ज़रूर होगा। नंदलेस देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। फिर है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज वेल। नेक्स्ट हमारा DPSP, है ना। तो काफ़ी इजी सा सिलेबस है आपका पॉलिटी का। फिर ये यूनियन गवर्नमेंट में आ जाए, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन से हैं, तो इसमें प्रेसिडेंट के क्या पावर्स और फंक्शंस हैं ये पढ़ना है हमें। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फंक्शनिंग अंडर ए कोएलिशन गवर्नमेंट। अच्छा, ये इसलिए भी दे दिया गया होगा शायद कि झारखंड में मेजरली, है ना, मेजरली जब स्पेशली नॉन BJP गवर्नमेंट आती है यहाँ पे, यानी JMM, तो ये JMM प्लस ही होता है ना। तो कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या फंक्शन है, वो किन हर्डल्स का सामना करती हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, पावर शेयरिंग कैसे होता है, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, ये एक क्वेश्चन फ्रेम करके आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यूनियन लेजिस्लेचर, है ना। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर 3 विंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर,
जुडिशियरी नेक्स्ट होगा आई थिंक, ज़रूर देखिए है ना, तीनों। खैर उससे पहले हमारे पास यहाँ यूनियन लेजिस्लेचर, उसमें लोकसभा, राज्यसभा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनका फंक्शन क्या है, इनके लॉ मेकिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, दोनों हाउस के बाद प्रेसिडेंट के पास जाना, उनसे एसेंट मिलना या डिनाई होना, जो भी एक नॉर्मल लॉ मेकिंग या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के इश्यूज़ होते हैं, वो हमें सारी डिटेल में पढ़ने। उसी तरह पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है ना। ऐसा नहीं कि उनको लिमिटलेस पावर दे दिए है ना, कि वो कुछ भी करे, एनीथिंग। फिर क्या होगा, फिर पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा ऑब्वियसली। तो ये चीज़ कंट्रोल अगर ना हो तो कैसे कंट्रोल करती है पार्लियामेंट जैसे को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझने के लिए व्हिप हो जाता है, क्वेश्चन आवर हो जाता है। व्हिप वैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा होते हैं, बट एनीवेज क्वेश्चन आवर है, ये सब एक मेथड है ना। तो इन बेसिस पे कंट्रोल करती हैं पार्लियामेंट्स एग्जीक्यूटिव को। उसके बाद प्रिविलेज क्या है और इम्यूनिटी क्या है ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स में इंडिविजुअल मेंबर्स को क्या है, उसी तरह कुछ कलेक्टिव मेंबर्स को भी इम्यूनिटीज़ हैं। तो इसीलिए इम्यूनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट 2 विंग्स के बाद तीसरा विंग्स है, तो उसके बारे में है यूनियन जुडिशरी, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, इसके रूल्स क्या हैं, पावर्स क्या हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना। नेचुरल जस्टिस का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आप अपने ही, जिसमें आप एक्यूज्ड हैं उसमें क्या आप जज बन सकते हैं, है ना। अभी आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने क्या किया था, सेक्सुअल हरासमेंट के अपने ही केस में खुद वो जज बन गए थे। तो ये नेचुरल जस्टिस का सीधा वायलेशन है। तो ये हमें पढ़ना है। जुडिशियल रिव्यू क्या है एंड जुडिशियल एक्टिविज़म क्या है, देखेंगे हम नेक्स्ट जब डिटेल से पॉलिटी डिस्कस करेंगे। इन सारे चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। उसी तरह से फिर आ जाइए अब स्टेट गवर्नमेंट में चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं, है ना, बस पैरेलल चलती हैं। जैसे प्रेसिडेंट के पैरेलल पास गवर्नर्स की होंगी, प्राइम मिनिस्टर पैरेलल, है ना, मैं इक्विवेलेंट नहीं कह रहा, पैरेलल जैसे एक जैसे उनके ऑथोरिटीज़ और पावर्स होने वाली। तो फिर ये स्टेट गवर्नमेंट में देखिए पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, जैसे मैंने अभी बात किया, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर में उनका जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पावर क्या होता है, हाउ दे फंक्शन, विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड है। बाईकैमरल है क्या झारखंड, कमेंट में बताइए। बाईकैमरल का मीनिंग आपको शायद आई होप कि पता ही होगा। तो बाईकैमरल है क्या, चलिए ये मैं बता देता हूँ कि नहीं है। बाईकैमरल कितना है स्टेट से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो झारखंड से रिलेटेड है ना। यहाँ देखा होगा आपने इंडिपेंडेंट भी सीएम बने हैं, कोड़ा साहब, इनकी मिसेस अभी एमपी है। चलिए वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो देखेंगे हम। फिर स्टेट जुडिशियरी में हाई कोर्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनका कैसा है, फिर वही पावर कैसे हैं, फंक्शंस कैसे हैं। फिर सबऑर्डिनेट जुडिशियरी आ जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब। उसी तरह पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, फिर उनमें भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं। अभी जैसे हाल में ही 3rd ईयर इलेक्शंस ख़त्म हुए, तो उनका प्रोसेस क्या है, हाउ दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिगार्डिंग हाउ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। फिर ये उनके पावर्स क्या हैं, है ना, मुखिया हैं या आपके ग्राम पंचायत है ना हैं, ग्राम पंचायत के लोग हैं, पंचायत समिति हैं, ज़िला परिषद हैं, ज़िला परिषद के चेयरमैन्स हैं, किस तरह से वो एग्जीक्यूटिव से कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। उनके फंक्शंस क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, स्पेशल रेफरेंस टू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके डिटेल्स हमें पढ़ने हैं।
नेक्स्ट हमें सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। तो बेसिकली एक्चुअली आप देखें तो एम लक्ष्मीकांत में ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका डिटेल आप देख लें यहाँ से, तो इसको हम स्किप करते हैं, है ना। तो ये आप एक बार देखिएगा, नथिंग टू वरी, एक लाइन बस ऐसी, स्टेट सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी क्या, ये अगर आप देख लें तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू। तो आप एक नज़र इस पे दौड़ा लें, है ना, यूज़ टू हो जाएं सिलेबस से, आपको मज़ा आएगा। इफ़ यू विल प्रिपेयर सिंसियरली, डेफिनेटली, है ना, आप यू विल लर्न ए लॉट और आप काफ़ी बेहतर एक सिटीज़न हो जाएंगे और चीज़ों को आपको एनालाइज करने का तरीका काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो ये सेक्शन को हम स्किप करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि पेपर 5, है ना, नेक्स्ट सेक्शन, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे से एनालाइज करिए, एक बार देखिए, कहीं आपको कोई इशू या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू या कुछ और नज़र आए तो काइंडली लेट मी नो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।